हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको पीपीबी पढ़ाती हूँ फॉर जैब एग्जामिनेशंस। तो जो लोग भी नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जल्दी से जाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीज़ों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ के साथ आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सको। तो यहाँ पर मैं आपको मॉड्यूल ए का चैप्टर 3 जो पीपीबी में है हमारा ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी, उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी और एक आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करूंगी। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले पार्ट 1 में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उस सवाल का पहले मैं जवाब दे देती हूँ। क्वेश्चन मैंने पूछा था, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ द फंड्स ऑफ। चार ऑप्शंस थे, तो आपको बताना था इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एनी वैल्यू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि ए और बी, एनी वैल्यू, ठीक है। ₹50,000 एंड अबव और ओवर मोर देन 50,000, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियल ऑनर। तो ये बेनिफिशियल ऑनर क्या होता है और कौन होते हैं, इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है। बेनिफिशियल ऑनर का मतलब होता है रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और कंपनीज अकाउंट, ठीक है। तो रियल ऑनर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक इस बेनिफिशियल ऑनर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है, ठीक है, इनके डिटेल्स को वेरीफाई करती है ताकि यहाँ पर कस्टमर्स की आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से फॉलो की जाए। तो अब बात आती है कि किसी भी कंपनी में एक बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है, यानी कि कौन है इसका रियल ऑनर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का आपको नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन है इसमें बेनिफिशियल ऑनर, क्राइटेरिया बताइए, ठीक है। तो अगर कंपनी की बात की जाए तो मोर देन 25% अगर किसी भी कंपनी का शेयर या प्रॉफिट किसी पर्सन के पास है तो वो उस कंपनी का बेनिफिशियल ऑनर यानी कि रियल ऑनर होता है, ठीक है। या जिनके पास कंट्रोल राइट हो, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट हो, पॉलिसी का डिसीजन ले सकते हो, या जो अपॉइंट करते हो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये आपका बेनिफिशियल ऑनर होता है। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, वो भी रजिस्टर्ड पार्टनर की बात की जा रही है, तो मोर देन 15% अगर जिनके पास शेयर है, कैपिटल है, ठीक है, वो यहाँ पर बेनिफिशियल ऑनर होते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंक्लूडिंग जितने भी आपके अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, सोसाइटीज है, ट्रस्ट है, इन सब की यहाँ पर बात की गई है। तो मोर देन 15% कैपिटल, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी, तो जिनके पास भी 15% से ज्यादा होगी। तो एग्जाम में आपसे अब एक दो है आपके पास, एक है पार्टनरशिप रजिस्टर्ड और एक है पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड, तो कोई भी पूछ सकता है। तो दोनों में आप देख रहे हैं मोर देन 15% शेयर की बात की गई है, ठीक है। अब ट्रस्ट की बात करते हैं, तो दो ट्रस्ट आपको यहाँ देखने को मिला, एक आपका अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है और एक रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड जो ट्रस्ट होता है उसके केस में देखेंगे जो भी ऑथर है, ट्रस्टी है या बेनिफिशियरी है, जिनके पास 15% और मोर इंटरेस्ट है एंड एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम है और राम एक ट्रस्टी है, ठीक है, और इनके पास पूरा का पूरा ट्रस्ट का फंड है, ट्रस्ट को फंड को ऑनर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 15% और मोर इंटरेस्ट जिनके पास होता है बेनिफिशियरी के पास, वो हमारे बेनिफिशियल ऑनर होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी भी। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे स्मॉल अकाउंट के बारे में। तो ये स्मॉल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, तो ये सेविंग अकाउंट्स होते हैं जो कि ओपन किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास कोई भी ओबीडी नहीं है, यानी कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि अगर किसी के पास ओबीडी नहीं है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो क्या वो ओपन कर सकते हैं अकाउंट्स को, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने वहां पे आपको फार्मर का दिया था।
तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अगर इस तरीके के कस्टमर्स का हम अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या इसमें लिमिटेशंस होते हैं, कैसे ये डिफरेंट है हमारे नॉर्मल सेविंग अकाउंट से। तो नाम से ही पता चल रहा होगा स्मॉल अकाउंट है, यानी कि छोटा अकाउंट है, तो ट्रांजेक्शन्स भी इसमें छोटे छोटे होंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट्स की बात करूं तो एक्सीड नहीं करना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। विड्रॉवल्स की बात करूं, ट्रांसफर की बात करूं इन अ मंथ, तो लिमिटेड है 10,000 तक। बैलेंस लिमिट एक्सीड नहीं करेगा 50,000 एट एनी टाइम, किसी भी टाइम 50,000 से ज्यादा बैलेंस की लिमिट नहीं होनी चाहिए। फॉरेन रेमिटेंस इस तरीके के स्मॉल अकाउंट में अलाउ नहीं होते हैं। क्या प्रोसेस होता है अकाउंट को ओपन करने का, तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपसे सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और डिक्लेरेशंस लिया जाता है आपकी आइडेंटिटी एंड एड्रेस का। बड़ा ही सिंपल सा इसका स्टेप होता है। वेरिफिकेशंस होता है जिसमें आपका साइन इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी हमारे डेजिग्नेटेड बैंक ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि आपका रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है, ब्रांच मैनेजर हो सकता है, उनके प्रेजेंस में आप यहाँ पर साइन करते हो। ठीक है, ये आपका वेरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर क्या टाइम लिमिट होती है, यहाँ पर ओवीडी की, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिशन की। तो स्मॉल अकाउंट आपने ओपन कराया है, आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। तो पहला आपको 12 महीने यानी कि 1 साल का आपको यहाँ पर टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसमें कस्टमर्स अपने ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन आपको इसमें मिलता है कब, जब आप प्रूफ दिखाते हो ऑफ अप्लाइंग फॉर ओवीडी इज गिवन। तो आपने अप्लाई किया है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए, अगर इसका आप प्रूफ उनको दे देते हो बैंक को, तो वो एक्सटेंशन उस अकाउंट का कर देते हैं और वो अकाउंट कंटिन्यू होता है टिल नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि 1 साल और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। और पोस्ट 24 मंथ यानी कि विद इन 2 ईयर्स आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपने प्रूफ दिखाया है तो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सबमिट करते हो और बैंक आपके अकाउंट को अगेन रिन्यू करती है, अगेन रिव्यू करती है फॉर द कंटिन्यूएशंस। ठीक है, एडिशनल कंडीशंस की बात करूं तो अगर कोई भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज आपके बैंक अकाउंट में दिख रही है, तो यहाँ पर कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स के जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी नॉर्म्स होते हैं, यहाँ पर बैंक फुलफिल करती है, यानी कि क्रॉस वेरीफाई करती है आपके पूरे आइडेंटिटी को, आपके एड्रेस को यहाँ पर वेरीफाई करती है। ठीक है, तो ये आपका एडिशनल कंडीशंस के केस में होता है, जब जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स लिमिट होता है उससे ज्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन्स लिमिट कर रहे हो। ठीक है, उस केस में आपको ये कंडीशंस अप्लाई की जाती है। तो ये था स्मॉल अकाउंट। अब इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता है कि टाइम लिमिट ओवीडी सबमिशन का क्या होता है। इसके अलावा आपसे पूछ लेता है कि क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इनका क्या लिमिट होता है। बैलेंस लिमिट आपसे पूछ सकता है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है जब हम स्मॉल अकाउंट्स को ओपन करते हैं, कैसे ये डिफरेंट है सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट से। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब हम बात करेंगे कस्टमर लेवल केवाईसी और मॉनिटरिंग। तो आपको पता है कि कस्टमर्स का केवाईसी करना और एएमएल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बैंक के लिए, ताकि वो प्रिवेंट कर सके अपने कस्टमर्स को, अपने बैंक्स को फ्रॉम फ्रॉड्स। ठीक है, फ्रॉड से बचाने के लिए हम केवाईसी और एएमएल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सारे के सारे जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हॉलिस्टिक कस्टमर लेवल पे, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर्स हम यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करते हैं अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि किस तरीके का प्रोडक्ट लिया है, किस तरीके का सर्विसेज लिया है, सारी चीजों को हम एक कस्टमर्स के लेवल पे सारे वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए कस्टमर्स का जो केवाईसी मॉनिटरिंग होता है, इसके लिए क्या क्या होना जरूरी होता है। तो एक तो आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशंस फॉर ईच कस्टमर्स बड़ा मैंडेटरी होता है, यानी कि एक कस्टमर्स की एक ही आइडेंटिटी कोड हो सकती है। अगर राम है तो राम का एक ही आइडेंटिटी हो सकता है। अगर मैंने इसको आइडेंटिटी कोड 1 दिया है तो ये 1 एक पर्सन का एक होगा। ऐसा नहीं है कि राम को मल्टीपल आइडेंटिटी कोड मिलने वाला है। अब इससे अगर किसी भी कस्टमर्स का मल्टीपल आइडेंटिटी कोड होगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा होंगे और यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मेक श्योर किया जाता है बैंक की तरफ से कि एक कस्टमर्स की एक ही आइडेंटिटी हो। ठीक है, द पर्टिकुलर कस्टमर्स डू नॉट हैव अ मल्टीपल आइडेंटिटीज विद इन अ बैंक। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं।
तो ये बैंक को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कस्टमर्स को, और उनके जो भी ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स होते हैं, जो भी आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है ट्रांजेक्शन्स का, बेसिकली ट्रैक करने में आसानी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखेंगे डुप्लीकेशंस केवाईसी में नहीं होता है, और जिससे काफी ज्यादा आसान हो जाता है केवाईसी पॉलिसी को फॉलो करना, यहाँ पर केवाईसी नॉर्म्स को। इवन आपके कस्टमर्स की रिस्क प्रोफाइलिंग में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है कि किस तरीके का कस्टमर है, किस तरीके का इसके अकाउंट्स में ओवरफ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो बेसिकली ट्रांजेक्शन्स का हो रहा है, मनी का हो रहा है, कहाँ वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती रहती है। अगर किसी कस्टमर ने लोन लिया है तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलता है कि वेदर वो कस्टमर टाइमली लोन को रीपे कर पा रहा है कि नहीं। तो अगर एक कस्टमर्स की एक आइडेंटिटी होगी तो बहुत आसान हो जाएगा उस कस्टमर्स को ट्रैक करना। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट्स होता है जब आप यूनिक आइडेंटिफिकेशंस फॉर ईच कस्टमर्स अगर आपका कोड होता है तो। ठीक है, तो अब इससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पीरियोडिक अपडेशन हो कस्टमर का। ठीक है, यानी कि बैंक्स मेक श्योर करती है कि टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट किया जाए कस्टमर्स के आइडेंटिटी को, कस्टमर्स के एड्रेस को। ठीक है, यानी कि जो केवाईसी होता है टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट किया जाता है एक कस्टमर का, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम फ्रॉड। तो कौन सा टाइम पीरियड होता है, कब कब किया जाता है, तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे आप देखेंगे, अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है, यानी कि जिनके बैंक अकाउंट में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, या एवरी टाइम वो इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये इस तरीके के कस्टमर्स हाई रिस्क वाले होते हैं। तो एवरी 2 ईयर्स में इनका केवाईसी अपडेट किया जाता है। ठीक है, मीडियम रिस्क वाले अगर कस्टमर है, यानी कि आपको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत ये कभी कभी महीने 2 महीने में इनके जो अकाउंट है इसमें इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ मनी काफी ज्यादा हो रहे हैं, विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट से भी ज्यादा चला जा रहा है, तो एवरी 8 ईयर्स में आप इस तरीके कस्टमर्स का जो है आप इंफॉर्मेशन अपडेट करते हो। जो हमारा लो रिस्क कस्टमर, अब लो रिस्क कस्टमर का 10 साल में एक बार आप यहाँ पर अपडेट करते हो। तो ये जो अपडेटिंग क्राइटेरिया होती है, एक तो आपने देखा कि आउटफ्लो और इनफ्लो मनी का ज्यादा हो रहा है, या बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट से अब जाके ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। बाकी और कौन कौन से ट्रिगर होते हैं यहाँ पर अपडेट करने के, तो मान लीजिए कस्टमर्स का कोई भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन एक्सपायर हो गया है, तब आप अपडेट करते हो। इसके अलावा सिग्निफिकेंट कोई भी चेंजेस आ रहे हैं कस्टमर्स के प्रोफाइल में, जैसा कि मैंने बताया इनफ्लो आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है मनी का, या अगर आपको किसी भी कस्टमर्स के अकाउंट में डाउट हो रहा है, तब आप इस तरीके के अपडेट करते हो, और तब आपका अपडेशन काफी ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है टू प्रिवेंट अस फ्रॉम फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो आई होप आपको पीरियोडिक अपडेशन समझ में आया होगा। ये तीनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि हाई रिस्क में कब हम अपडेट करते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियम रिस्क में क्या फ्रीक्वेंसी होती है, और लो रिस्क में क्या फ्रीक्वेंसी होती है। याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, मैच द फॉलोइंग पूछा है। तो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑनर, जिसमें यहाँ पर बैंक क्या करती है, जो भी हमारे प्रॉपर्टी का या कंपनी अकाउंट्स का बेनिफिशियली ऑनर होता है, यानी रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको आइडेंटिफाई करती है और उसको वेरीफाई करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है। तो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, और क्राइटेरिया आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको बताना है कि एक जो कंपनी है उसमें बेनिफिशियली ऑनर कौन होता है, यानी कि क्या क्राइटेरिया, क्या थ्रेशोल्ड होता है। तो आप देखेंगे मोर देन अगर 25% शेयर है कैपिटल इन कैपिटल एंड प्रॉपर्टी, तो वो आपका बेनिफिशियल ऑनर होता है इन केस ऑफ कंपनी। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड के केस में आप देखेंगे मोर देन 15% शेयर इन कैपिटल और प्रॉफिट। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन के केस में आप देखेंगे मोर देन 15% कैपिटल, प्रॉफिट, प्रॉपर्टी। ट्रस्ट के केस में रजिस्टर्ड ट्रस्ट की बात की गई है, तो ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी हैविंग 15% और मोर इंटरेस्ट। तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शंस में ए का 2 है, बी का 1 है। तो ऑप्शन बी में दिख रहा होगा ए का 2, बी का 1, तो करेक्ट आंसर मेरा यही होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपसे कहा भी था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Which of the following statement correctly describe the restrictions applicable to a small account open for financial inclusion? चार ऑप्शंस है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द एग्रीगेट फॉर ऑल द क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख. द एग्रीगेट ऑफ ऑल द विड्रॉवल्स एंड ट्रांसफर्स इन अ मंथ must not exceed rupees 15,000. The balance at any point in time must not exceed rupees 75,000 and the foreign remittance can be credited or to these accounts. तो आपको चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एक्टिवली पार्टिसिपेट करें गाइस. कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शंस में पूछें. वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए. मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.